Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter 8 of history. The name of the chapter is Vital Villages Thriving Towns. आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है खुशहाल गांव समृद्ध शहर. Prabhakar at the blacksmith's shop. Prabhakar sat watching the smiths at the local shop. प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. एक स्मॉल बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ आयरन टूल्स बेचने के लिए रखे हुए थे. A bright fire was burning. एक बहुत तेज आग जल रही थी. And two men were heating and beating metal rods into shape. और दो आदमी लोहे की रोड को शेप में देने के लिए उसे गर्म कर रहे थे और पीट रहे थे. इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी. वहाँ पर बहुत गर्मी थी और शोर भी था. एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वट वॉज हैपनिंग. और एक साथ देखने में मज़ा भी आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. We often take the use of iron for granted today. लोहे का प्रयोग आज एक आम बात बन गई है. Things made of iron and steel are a part of our daily lives. आयरन और स्टील की बनी हुई चीज़ें आज हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. और मेगालिथिक बरियल्स में तो आयरन के टूल्स और वेपन्स बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. करीब 2500 साल पहले आयरन टूल्स के बढ़ते हुए यूजेस के प्रूफ मिलते हैं कि 2500 साल पहले आयरन के टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. ऐसे हमें प्रूफ मिले हैं. These included axes for clearing forest and the iron plowshare. इसमें इंक्लूड है एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी जिससे कि फॉरेस्ट को साफ किया जाता था. और आयरन के प्लोशेयर मिले हैं. प्लोशेयर होते हैं हल को जोतने वाले फाल जिससे कि खेतों की जब जुताई की जाती है तो उसके लिए आयरन प्लोशेयर को यूज़ किया जाता था. As we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production. जैसे कि हमने चैप्टर 5 में भी देखा कि जो आयरन के प्लोशेयर थे उनको यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था. पहले वुडन के आयरन प्लोशेयर को यूज़ किया जाता था लेकिन धीरे धीरे आयरन के प्लोशेयर को यूज़ किया. इससे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. नेक्स्ट आता है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इरिगेशन. और कौन से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन से स्टेप उठाए गए. इसमें एक स्टेप था इरिगेशन का मीन्स सिंचाई. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग about could not have existed without the support of flourishing villages. जितने भी राजा और राज्य जिनके बारे में आपने पढ़ा वो बिल्कुल ना होते बिना किसी गांव की मदद के जो कि फ्लरिश कर रहा था मीन्स जो गांव ग्रो कर रहा था. While new tools and the system of transplantation increased production. अब नए नए औजार आ रहे थे और साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम भी बढ़ता जा रहा था. ट्रांसप्लांटेशन आपने पीछे पढ़ा था कि जो पैडी की क्रॉप थी उसमें पहले छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया जाता था. फिर जब वो प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाते थे फिर उसको अलग से उसको बो दिया जाता था. इससे जो पैडी की क्रॉप्स तो जो होती थी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था.
इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज, और इरिगेशन को भी यूज़ किया जाता था। इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई, सिंचाई को भी यूज़ किया जाता था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडिंग कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। और इरिगेशन का जो काम होता था उसके लिए कई चीज़ों को इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया, जैसे कि कैनाल्स बनाए गए, कुएं खुदवाए गए, टैंक्स बनवाए गए और कई आर्टिफिशियल लेक भी बनवाए गए जिससे कि खेतों में सिंचाई की जाती थी। If you look at the chart, you will find some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इरिगेशन का वर्क हो रहा था उसके कंस्ट्रक्शन में किन किन स्टेजेस की ज़रूरत पड़ी। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ पर देखो आपको फिलअप्स दिए हुए हैं, बॉक्सेस कुछ खाली दिए हुए हैं, उसमें आपने इन जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आपने फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। तो आपने इन फ्रेसेस को नीचे बॉक्सेस में फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है फर्स्ट नंबर पे, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, प्लेस, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। अब राजा को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, किस लिए? अपने आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, पैलेसेस बनवाने के लिए या किले बनवाने के लिए। इसके लिए दे डिमांडेड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब मनी कलेक्ट करने के लिए उनको मनी कैसे मिलती थी राजाओं को? वो फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे। अब फार्मर्स कैसे टैक्स पे करेंगे? कि जब उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो इसमें हम कौन सा फिल करेंगे? इसमें हम फिल करेंगे फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो ये आएगा आपका नंबर 1। फार्मर्स को टैक्सेस पे करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ता था। इसके लिए दिस इज़ पॉसिबल विद इरिगेशन। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि जब हमारे फील्ड्स में इरिगेशन का काम अच्छा हो, मीन्स खेतों में सिंचाई होगी तभी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अब सिंचाई के लिए क्या होगा? कि किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। किंग्स जो हैं वो मनी प्रोवाइड करेंगे और इरिगेशन के वर्क को प्लान करेंगे कि किस तरह से इरिगेशन करनी है। उसके बाद दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट किंग्स प्रोवाइड मनी एंड देन प्लान इरिगेशन वर्क। इसके बाद लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा लेबर प्रोवाइड की जाएगी। लेबर प्रोवाइड की जाएगी लोगों के द्वारा कि जब लोग लेबर करेंगे तभी फसल अच्छी होगी। और लेबर प्रोवाइड करने के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रिवेन्यू भी बढ़ेगा, और रिवेन्यू बढ़ने से क्या होगा? फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। फार्मर्स जो हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो सर्टेन हो जाएगी। मीन्स जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सर्टेन हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये आपके फिलअप्स हैं। उसके बाद हम करते हैं हु लिव्ड इन द विलेजेस। गांव में कौन रहते थे? उस टाइम जो गांव थे वहां पर कौन रहते थे? तो देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कम से कम 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे ज़्यादातर गांव में, चाहे वो सदर्न पार्ट के हों या नदर्न पार्ट के हों। ओके, तो सब कॉन्टिनेंट में 3 तरह के लोग रहते थे। एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस। सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट्स के जो विलेजेस थे उसमें 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब हम बात करते हैं सदर्न पार्ट की। तो सदर्न सदर्न पार्ट में आएगा तमिल रीजन। तो इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वल्लालर। जो तमिल रीजन में बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर होते थे उनको हम कहते थे वल्लालर। ऑर्डनरी प्लोमैन वर नोन एज ओजावर। और जो ऑर्डनरी प्लोमैन होते थे उनको कहा जाता था ओजावर।
एंड लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, इंक्लूडिंग स्लेव्स, उसमें स्लेव्स इंक्लूड थे, वर नोन एज कडाइसियार एंड आदिमई। उनको क्या कहा जाता था? कडाइसियार या आदिमई कहा जाता था। तो तीन टाइप्स के लोग कौन हो गए वहां पर? जिनके पास लार्ज लैंड ओनर थे उनको वल्लालर बोला जाता था, ऑर्डनरी प्लोमैन को ओजावार, और जो लैंडलेस लेबरर होते थे उनको बोला जाता था कडाइसियार या आदिमई। तो ये तो थे सदर्न पार्ट के लोगों को हम क्या बोलते थे। अब आता है नदर्न पार्ट। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज अ ग्राम भोजका। जो नदर्न पार्ट था, कंट्री के नदर्न पार्ट में जो विलेज का हेडमैन होता था उसको बोला जाता था ग्राम भोजक। यूजुअली मैन यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। और ज़्यादातर जो लोग होते थे वो एक ही फैमिली के लोग इस पोजीशन पर कई जनरेशन तक बने रहते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। और दूसरे शब्दों में क्या था? जो ये पोस्ट होती थी, जो ये ग्राम भोजक का पद होता था, वो हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी का मतलब क्या? कि अभी जो फादर ग्राम भोजक है उसके बाद उसका बेटा फिर ग्राम भोजक बनेगा, उसके बेटे का बेटा फिर ग्राम भोजक बनेगा। तो इस तरह से ये जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी कि एक ही फैमिली के मेंबर्स जो हैं इस पोस्ट को कई टाइम तक, कई जनरेशन तक चलाते थे। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। और जो ग्राम भोजक जो थे वो ज़्यादातर क्या थे? उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर थे वो। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। और ज़्यादातर उनके पास स्लेव्स होते थे या वो दूसरे वर्कर्स को हायर कर लेते थे अपने लैंड पर काम करने के लिए। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. अब क्या था कि साथ के साथ वो बहुत पावरफुल भी थे ग्राम भोजक, इसलिए राजा उनको गांव में से टैक्स कलेक्ट करने का काम भी सौंप देते थे। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। और कई बार ग्राम भोजक जो हैं वो जज का काम भी करते थे। मीन्स अगर गांव में लड़ाई हो जाती थी तो उसका निपटारा भी कौन करता था? ग्राम भोजक ही करता था। और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी वो काम करते थे। Apart from the Gram Bhojka, there were other independent farmers known as गृहपतिस। अब ग्राम भोजक के अलावा वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिनको गृहपति कहा जाता था। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। उनमें से कुछ के पास अपनी छोटी छोटी ज़मीन होती थी। एंड देन देयर वर men एंड वुमेन सच एज द दास एंड कर्मकारा। Men and women such as Dasa and Karmakara who did not own land, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी, and had to earn a living working on the fields owned by others। और वो दूसरों के खेतों में काम करते थे अपनी लिविंग्स अर्न करने के लिए। तो नदन पार्ट में आपने क्या देखा? जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था उसे ग्राम भोजक बोला जाता था। ग्राम भोजक के बाद कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको गृहपति बोला जाता था। और कुछ ऐसे लोग थे दास या कर्मकारा जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती थी और वो दूसरों की लैंड पर काम करते थे। In most villages, there were also some craft persons such as the blacksmith, पोटर, कारपेंटर एंड वीवर। और ज़्यादातर गांव में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोटर हो गया, कारपेंटर हो गया या वीवर हो गया। तो ये कुछ हमारे क्राफ्ट पर्सन्स भी थे गांव में। अब देखिए यहाँ बॉक्स में क्या दिया हुआ है? द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम लिटरेचर मीन्स संगम साहित्य। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो। और इन्हें 2300 साल पहले कंपोज किया गया था। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams of poets that were held in the city of Madurai।
अब इन टेक्स्ट को संगम किस लिए कहा जाता है? इन टेक्स्ट को संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई में पोइट्स की असेंबली में इनको कंपोज किया जाता था। The Tamil terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। और जो विलेज में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वो संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। ये जो आपने तमिल में सदर्न पार्ट में तमिल में जो आपने ये वर्ड्स यूज़ किए वल्लालर और ये ओजावार कड़ाई से आर या आदिमई, ये किसमें है, किसमें मिलते हैं? संगम साहित्य में ही ये मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कोलॉजी। अब सिटीज़ में देखो हम क्या क्या देखते हैं। सिटीज़ में स्टोरीज़ हैं, ट्रेवलर्स हैं, यात्राएं हैं, कैसे लोग यात्रा करते थे, स्कल्पचर किस किस तरह के मूर्तिकार थे वहाँ पे, और आर्कियोलॉजीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्टोरीज़ की। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास, आपने जातक के बारे में सुना होगा, जातकों की कहानी सुनी होगी। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली composed बाय ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monk। ये क्या है? ये दीज आर द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली composed बाय ordinary people। ordinary people ने इनको कंपोज किया था, और लिखा किसने था? लिखा और प्रिजर्व किया गया था बुद्धिस्ट मोंक के द्वारा। Here is a part of a Jatka story which tell us how a poor man gradually became rich। अब यहाँ पर एक जातक की स्टोरी दी गई है जिसमें कि पता चलता है कि एक पुअर मैन कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से जो था वो रिच बन गया। तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है, उसके बारे में हम देखते हैं। द क्लेवर पुअर मैन, एक चतुर गरीब आदमी की कहानी दी गई है। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city। एक बार एक क्लेवर पुअर यंग मैन था जो कि एक शहर में रहता था। His only resources was a dead rat। उसका जो एक रिसोर्स था, केवल एक रिसोर्स था, वो मरा हुआ चूहा था। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat। और उसने उसे एक होटल के मालिक को एक कॉइन के लिए, उसके बिल्ली के लिए बेच दिया था। देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म। तब एक दिन तूफान आया। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। और राजा का गार्डन वो लीव्स से और ब्रांचेस से भर गया था, और जो माली था उस गार्डन का वो सोच रहा था, वो परेशान हो रहा था कि कैसे वो इस मेस को साफ करे। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। अब उस यंग मैन ने गार्डनर को ऑफर किया कि अगर तुम मुझे ये वुड और लीव्स रखने के लिए दोगे तो मैं तुम्हारा गार्डन साफ कर दूंगा। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। गार्डनर जो था वो एकदम से एग्री हो गया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। अब उस यंग मैन ने क्या किया, वहाँ आसपास बच्चे खेल रहे थे, उसने उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि अगर तुम ये स्टिक्स और ये लीफ कलेक्ट कर दोगे तो इसके लिए मैं तुम्हें एक स्वीट दूंगा। In no time, every scrap has been neatly piled near the entrance। और उसी टाइम जल्दी ही जो बच्चे थे उन्होंने सारा जो गंद था उसको साफ कर दिया और उसको एंट्रेंस के पास रख दिया। Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots। और तभी वहां से राजा का पोटर निकला। पोटर मतलब जो मटके बनाता है, कुम्हार जिसको हम बोलते हैं। तो वो वहां से गुजरा और उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे जो लीव्स वगैरह इकट्ठी हुई हुई थी, तो उसको अपने ईंधन के लिए, उस जो वो मटके वगैरह बनाता था उसको तपाने के लिए, उसको ईंधन के लिए लकड़ियां चाहिए थी। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो उस पोटर ने क्या किया, जो वो सारा ढेर पड़ा हुआ था लकड़ियों का, लीव्स का, उसने वो उठा लिया और इसके लिए उसने यंग मैन को पैसे दे दिए। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब हमारे यंग मैन ने कुछ और सोचा, कुछ और सोचने लगा कि वो कैसे पैसे कमाए। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स।
अब उसने एक बहुत बड़ा जार पानी का भर लिया और वो सिटी गेट के पास चला गया और उसने वहाँ पर 500 ग्रास कटर को पानी पिलाया। ग्रास कटर मीन्स घास काटने वाले 500 लोग थे, उनको उसने पानी पिलाया। दे वर प्लीज्ड एंड सेड, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब वो ग्रास कटर उससे बहुत खुश हुए और उसको कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ही रिप्लाइड, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। अब यंग मैन ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। अब उसने एक व्यापारी से अपने फ्रेंड बनाए। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस। उस ट्रेडर ने उस यंग मैन को कहा कि कल एक हॉर्स डीलर आएगा, एक हॉर्स डीलर आएगा अपने 500 घोड़ों को लेकर। हियरिंग दिस आर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स। अब ये सुनकर वो यंग मैन उन ग्रास कटर्स के पास गया जिनको उसने पानी पिलाया था। ही सेड, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। और उसने कहा कि तुम मुझे हर एक बंडल ग्रास का दे दो और तुम अपनी ग्रास तब तक नहीं बेचोगे जब तक कि मेरी ग्रास नहीं बिक जाती। दे एग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। वे ग्रास कटर सब मान गए और उसको 500 बंडल्स ऑफ ग्रास दे दिए। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. और जब उन हॉर्स डीलर को कहीं से भी ग्रास नहीं मिली, तब उन हॉर्स डीलर ने उससे उस यंग मैन से ग्रास खरीदे और उसको 1,000 coins दिए। तो इस तरह से देखो उस क्लेवर पुअर मैन ने कैसे पैसे अर्न किए। ओके, तो यहाँ पर उसकी क्लेवरनेस शो होती है कि किस तरह से उसने मनी को अर्न किया। सो हेयर पार्ट 1 इज completed. पार्ट 2 we will read in our next video. Till then, thank you students. Bye bye.